धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। टिहरी बांध विस्थापितों का पानी का बिल माफ करने का आ सकता है प्रस्ताव। रामराग में कैलाश खेर और कन्हैया मित्तल ने बिखेरा सुरों का जादू। मंत्रमुग्ध होकर झूमे राम भक्त। राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी हुए राम राग में शामिल। उत्तराखंड में ठंड ने बढ़ाई परेशानी। कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम। सुबह शाम के तापमान में आई गिरावट। आने वाले दिनों में और सताएगी सर्दी। रुड़की में बदमाशों ने बाल्टी से पीट पीट कर युवक को मौत के घाट उतारा। अंडे का ठेला लगाता था युवक। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ हत्या का मुकदमा किया दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें, टिहरी बांध विस्थापितों का पानी का बिल माफ करने का प्रस्ताव आ सकता है। सचिवालय में 3 बजे होगी धामी कैबिनेट की अहम बैठक। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। कई सारे विषय कैबिनेट की इस बैठक में उठाए जाएंगे। टिहरी बांध विस्थापितों का पानी का बिल माफ करने का प्रस्ताव भी आ सकता है। खबर पर चर्चा के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कई सारे प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होनी है और मुख्य रूप से जो लगातार मामला चर्चा में है, टिहरी बांध विस्थापितों का। जानकारी के अनुसार सरकार उनके समर्थन में, उनके पक्ष में कई अच्छे प्रस्ताव लाने वाली है। इसको मद्देनजर रखते हुए विस्थापितों का पानी का बिल माफ करने पर चर्चा लगातार जारी है। जी विनय। जी सर, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण जो बैठक है वो होने जा रही है और ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम धामी लगातार उत्तराखंड वासियों के लिए हर कैबिनेट में नई चीज़ों को लेकर के आते हैं। हर विभाग में पूरी तरीके से जो देखा जाए तो जो चीज़ें हैं वो क्लियर भी होती है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आज जो कैबिनेट की बैठक सीएम धामी ले रहे हैं उसमें टिहरी बांध को लेकर के जो यहाँ पर बिल है, पानी के जो बिल हैं उनके लिए जो है माफ़ किया जा सकता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो एकल महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनको भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए 75% की जो सब्सिडी है उसका जो देखा जा सकता है, उसको भी देखा जा सकता है कि जो सब्सिडी है उसको भी यहाँ पर लाया जा सकता है। इसका प्रस्ताव भी दौरान आ सकता है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें जो सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनके मानदेय को बढ़ाने का भी जो प्रस्ताव है वो भी दौरान इस कैबिनेट में आ सकता है। तो तमाम ऐसे विभाग हैं जिनको लेकर के आज धामी कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है और काफ़ी जो प्रस्ताव है इस दौरान आ सकते हैं। विनय, हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट संपन्न हुई। काफी सारा एमओयू साइन किया गया और लेकिन लगातार जिस तरह से विपक्ष सरकार पर हमलावर था कि जो एमओयू है उनको धरातल पर उतारने में इस बार भी सरकार नाकामयाब साबित होगी। लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं कोशिश है कि धरातल पर एमओयू को उतारा जाए। युवाओं को जो रोजगार की समस्या है और साथ ही साथ जो विस्थापन का एक बड़ा मुद्दा है वो उत्तराखंड में हल हो सके। जी, जिस तरीके से आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में आयोजित हुआ है और बड़े लेवल पे जिस तरह से एमओयू साइन किए गए हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है उत्तराखंड सरकार का लगातार प्रयास यही रहता है कि किस तरीके से उत्तराखंड को विकसित किया जा सके। तो जिस तरह से एमओयू की अगर बात की जाए, एमओयू साइन हुआ है, उनको धरातल पर उतारने के लिए सरकार अब कार्य कर रही है। और बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो जो बेरोजगारी है उसको लेकर के लगातार उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार जो है पूरी तरीके से कार्य करती हुई नजर आती है। तमाम जो यहाँ पर उद्योगपति जो पहुंचे थे उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। तो देखा जा सकता है कि जो अब उद्योगों की अगर बात की जाए तो उद्योग लगाने के लिए जिस तरह से धामी सरकार अब यहाँ पर कार्य करेगी तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है उत्तराखंड में ये बन जाता है और जो उत्तराखंड के युवा हैं उनको रोजगार के अवसर जो है इस दौरान यहाँ पर मिल पाएंगे। मैंने जिस तरह से हम जानते हैं यूसीसी कानून की बात की जाए या भूमि के संबंध में कई सारे जो फैसले उत्तराखंड सरकार ने लिए हैं, एक बार फिर कई सारे जो प्रस्ताव हैं, कई सारी जो मांगे हैं उनको लेकर भी एक बार फिर कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जा सकती है।
जी, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से यूसीसी की अगर बात करें, यूसीसी के लिए सीएम धामी का बयान हाल ही में भी आया था। इससे पहले भी कई बार बयान आ चुका है कि अब जो विशेष सत्र है वो बुलाया जाएगा और उसमें यूसीसी को लेकर के जो है उस पर बात की जाएगी। उसको लागू करने के लिए किस तरीके की क्या रणनीति रहती है, क्योंकि जो ड्राफ्ट तो तैयार हो ही चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर भू कानून की अगर बात करें तो भू कानून को लेकर भी धामी सरकार लगातार कार्य कर रही है और उत्तराखंड के हित के लिए सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की जो जनता है वो हमारे लिए है और जो भी इसमें फैसला आता है वो उत्तराखंड वासियों के हित में ही आएगा। जी बिल्कुल विनय, तो माना जा सकता है कि काफ़ी अहम ये कैबिनेट की बैठक है। कई सारे प्रस्तावों पर चर्चा होनी है और जाहिर सी बात है जनता के समर्थन में और जनता के जो पक्ष में है वो जाहिर सी बात है फैसले लिए जाएंगे। धन्यवाद विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के राम स्वप्न पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधियों के मन में चुनाव के डर से प्रभु राम का खौफ बना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता चुनाव के डर से सुविधावादी हिंदू बन चुके हैं, क्योंकि सनातन विरोध की नीति पर चलने वालों के मन में चुनाव के डर से राम का खौफ होना लाजिमी है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व सीएम को अयोध्या की यात्रा पर निकलना चाहिए, क्योंकि हरिद्वार की जनता ने उन्हें संन्यास पर भेजने का निर्णय लिया हुआ है। दिखाई देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान राम उनके सपनों में जा रहे हैं तो उनको भी राममय होते हुए यहाँ से लेकर अयोध्या तक की यात्रा निकालनी चाहिए। हरिद्वार होकर जरूर जाए अयोध्या। तो सपने में दिखाई देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान राम उनके सपनों में जा रहे हैं तो उनको भी राममय होते हुए यहाँ से लेकर अयोध्या तक की यात्रा निकालनी चाहिए। हरिद्वार होकर जरूर जाए अयोध्या। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में राज्य स्तरीय गर्ल्स वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। खेल विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 14 टीम प्रतिभाग कर रही हैं। अलग अलग जनपदों से पहुंची टीम बड़े उत्साह के साथ अपनी प्रतिभाएं दिखा रही हैं। कोटद्वार से पहुंची खिलाड़ी आरती ने बताया कि लड़कियां देश भर में अपनी प्रतिभाओं से परचम लहरा रही हैं। खेल की दुनिया में हर जगह अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं और जनपद चमोली पहुंचने पर उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। वहीं खेल अधिकारी बताते हैं कि प्रदेश भर से 14 टीम में इस आयोजन में भाग ले रही हैं। खेल विभाग की ओर से आयोजित इस पूरे प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाली टीम को पुरस्कार दिए जाएंगे। फायदा होता है हमें, जो है कि नॉलेज हो जाती है इन सब के बारे में कि कैसे कैसे जो है लड़कियां यहाँ पे खेलती है और कैसी कैसी जगह में, मतलब अकेले जाने का ट्रैवल एक्सपीरियंस भी हो जाता है सबको। यहाँ पे वैसे तो रास्ता बहुत लंबा था, 12 घंटे कम नहीं होते ट्रैवल करने के, तो ठीक था। मतलब किसी किसी की थोड़ी तबीयत भी खराब हो जाती थी, फिर भी हम यहाँ पे है ठीक ठाक। बागेश्वर में प्रशासन की ओर से 14 जनवरी से 20 जनवरी तक उत्तरायणी कौतिक 2024 का भव्य आयोजन किया जाएगा। उत्तरायणी कौतिक के इस बार राम धुन बजाई जाएगी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल का कहना है कि लोकल सांस्कृतिक दलों को दोपहर में प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाएगा और रात को स्टार नाइटों का आयोजन किया जाएगा। 15 जनवरी को पवनदीप राजन को बुलाया गया है। कुश्ती दंगल और बैडमिंटन एप्पल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। समय जो है हमारे स्कूल के विद्यालय, जिसमें हमने पर डे 6 विद्यालयों को जगह दी है कि वो परफॉर्म करें। 2 से 5 जो है आफ्टर लंच जितने भी लोकल सांस्कृतिक दल हैं बागेश्वर से हैं, चाहे पिथौरागढ़, चाहे अल्मोड़ा, कटीमा, जिन्होंने हमें अप्रोच किया है उनको हमने विंडो दी है 2 से 5। तो जो हमारा 8 बजे के बाद है जो हमारे स्टार नाइट का आयोजन है। स्टार नाइट में हमारा मेन अट्रैक्शन है, जो मेन स्टार नाइट है 15 को है वो पवनदीप राजन की स्टार नाइट है। उसके अलावा पांडवाज बैंड है हमारा। दूसरा जो हमारे मेन आकर्षण जो है हमारा दंगल इस बार रहेगा। बैडमिंटन टूर्नामेंट जो पिछली बार स्टार्ट किया था इस बार भी है। इसको और एनहांस करते हुए 35+, 45+ वेटरन कैटेगरी को भी इसमें जोड़ा गया है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना पीएम स्वनिधि के तहत छोटे व्यापारियों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए ऋण दिया जाता है, जिससे छोटे व्यापारी अपना व्यवसाय बढ़ा सकें। लेकिन लोहाघाट के एसबीआई के द्वारा इस जन कल्याणकारी योजना के पात्र लोगों को ऋण नहीं दिया जा रहा है और छोटे व्यापारियों से बैंक चक्कर कटवाए जा रहे हैं। इस बात की शिकायत व्यापारी ने एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट से की, जिसके बाद एसडीएम ने नाराजगी जताते हुए बैंकों के इस तरह के रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा की बात कही। इस मामले में पटल सहायक को निर्देशित कर कहा गया कि तुरंत बैंक से संपर्क कर लाभार्थी को योजना का लाभ दिलाया जाए। योजना वाला जो मुझे
दिया गया है, मैंने लिया, लेने के बाद देने उनको वापसी करने के बाद भी वो लोग कहते हैं तो आज आना, कल आना, परसों आना, तरसों आना, ऐसे कहते हैं। बैंक मैनेजर साहब भी कहते हैं कल आना, 6 महीने पहले आपका जो है अप्लाई किया, 6 महीने पहले अप्लाई करते हो, ऐसे कहने लगे वो। आप उसका उद्धार कीजिए ना पहले। पीएम स्वनिधि जो एक महत्वाकांक्षी भारत सरकार की योजना है, उसमें एक लाभार्थी के द्वारा बताया गया कि बैंक द्वारा कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, तो जो हमारे पटल सहायक इसको देखते हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उस लाभार्थी का कार्य कराया जाए। अगर किसी बैंक के द्वारा कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है तो उसकी हमें सूचना दें, ताकि कि जो इनके एलडीएम और एलडीओ हैं उनको इस संबंध में अवगत कराया जा सके कि आपके द्वारा भारत सरकार के कार्यक्रमों में सहयोग नहीं किया। हरिद्वार की राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में हादसे में मारे गए 2 रेंज अधिकारियों का दाह संस्कार किया गया। खड़खड़ी शमशान घाट पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद वन कर्मियों अधिकारियों ने उन्हें सलामी दी। घटना में मारे गए चीला रेंज अधिकारी शैलेश घिल्डियाल और उनके भाई मंगेश घिल्डियाल ने मुखाग्नि दी। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा ने कहा कि ये एक दुखद हादसा है, इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी जीवन यात्रा के सबसे दुखद दिनों में रहेगा हमेशा। हमारी प्राथमिकता अभी इस वक्त ये है कि जो लोग प्रभावित हैं उन तक, उनके परिजनों तक हम उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े रहें, और जिनका अभी एम्स ऋषिकेश में उपचार चल रहा है वो अच्छी से अच्छी उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाए और वो शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ करें, हमारा यही प्रयास है। और जो भी इसमें प्रभावित हुए हैं उनके परिजनों के साथ इस अपार दुख की बेला में हम सब पूरा वन परिवार उनके साथ खड़ा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अक्सर नींबू माल्टा पार्टी के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास करते नजर आते हैं। वहीं पहाड़ी उत्पादों के लिए उनके समर्पण को लेकर लोगों में उनकी चर्चा भी होती है। इसी क्रम में उन्होंने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की और उन्हें पौड़ी के माल्टे और संतरे भेंट किए। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपनी प्रबल दावेदारी जताई। हमारी 5वीं लोकसभा के लिए तैयारियां हैं और हम 5 सीटें जीतने के लिए प्रयासरत हैं। हाँ, ज़रा सा हरिद्वार मेरे लिए कंफर्टेबल है क्योंकि मैं ज़्यादा आ जा सकता हूँ, तो वहाँ ज़रा ज़्यादा समय दे रहा हूँ। खानपुर से भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने चैंपियन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें, मसूरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के खिलाफ मीडिया में दिए गए बयान को लेकर अब भाजपा द्वारा पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही उन्हें 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस का जवाब देना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी वैधानिक व्यवस्था के आधार पर चलती है। हमारे संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई है हम उसके आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी वैधानिक व्यवस्था के आधार पर चलती है। हमारे संविधान में जिस प्रक्रिया है हम उस प्रक्रिया के आधार पर आगे बढ़ते हैं। पार्टी वैधानिक व्यवस्था के आधार पर चलती है। हमारे संविधान में जिस प्रक्रिया है हम उस प्रक्रिया के आधार पर आगे बढ़ते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां उत्तराखंड भाजपा में लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने क्षेत्रवार कोऑर्डिनेटरों को नियुक्त कर दिया है। कांग्रेस ने टिहरी से मंत्री प्रसाद मैथानी, पौड़ी गढ़वाल से विक्रम नेगी, अल्मोड़ा संसदीय सीट पर डॉक्टर जीत सिंह, नैनीताल और उधम सिंह नगर सीट पर गोविंद सिंह कुंजवाल और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से गणेश गोदियाल को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब चुनावी मूड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस जो काम अब कर रही है, भाजपा वो काम पहले ही कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत तैयारी के साथ में लगी हुई है। हम सबसे मजबूत और प्रभावशाली दल के रूप में काम कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस अब चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। इससे पहले कहीं भी उसका संगठनात्मक रूप से कोई गतिविधियां नहीं दिखाई दे रही थी। कांग्रेस अब कर रही है। हम इन कामों को बहुत पूर्व में कर चुके हैं और हम ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में
पूरे प्रांत में जनता के बीच में लगातार सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इन 5 लोकसभा सीटों पर जीतने वाली। सरयू नदी पर बने ब्रिटिशकालीन पैदल पुल को खोले जाने की मांग को लेकर बागेश्वर नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं और एसडीएम बागेश्वर का घेराव करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि बीते 1 साल से जिला प्रशासन बागेश्वर नगर के व्यापारियों को बरगला रहा है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ब्रिटिशकालीन पैदल पुल को आवाजाही हेतु बंद किया गया है। 1 साल से 9 बार हो चुकी है, मगर वार्ता का सही रास्ता ही नहीं हो रहा है। खाली बातों में तड़काया जा रहा है। जमीनी रूप में अगर काम किया गया होता 1 साल के अंदर तो नई पुल बन जाती है। पुल रिपेयर होना तो छोटी सी बात है। विश्वास वहाँ पर किया जाता है जब कार्रवाई कहीं हो रही हो। जब कार्रवाई नहीं होती हुई दिखी तभी जाके हमने ये आंदोलन करने का निर्णय लिया है और जिला प्रशासन को अच्छी पहल करनी चाहिए और इसमें लिखित आश्वासन देना ही पड़ेगा, तभी जाके हम कोई मांग के लिए मांगेंगे। ये तो 13 तारीख से हमारा जो अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान है वो अटल है। उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है और बाजार बंद और ट्रेनिंग मेले का भी हम बहिष्कार करने जा रहे हैं। उत्तरायणी पर्व के दौरान और यहाँ पे वर्तमान में बागेश्वर में झूला पुल के संबंध में व्यापारियों द्वारा बंद का यहाँ पे आह्वान किया गया था। उसी क्रम में व्यापार मंडल के जो यहाँ पे पदाधिकारी आए थे उनके साथ कल भी हमारे वाला पहले बात करी गई थी, तो कल भी उन्हें अवगत कराया गया था कि अभी तक हमने इसमें क्या क्या कार्रवाई करी गई है और आज भी उनको अवगत कराया गया है कि जो हमारी टीम ने यहाँ पे दिल्ली से आके विजिट करा था उस टीम के द्वारा प्राथमिक सर्वे के बाद पुनः कुछ धनराशि का डिमांड करा गया था जिससे वो डिटेल्ड यहाँ पे सर्वे कर सके। तो जो वो धनराशि थी वो स्वीकृत भी हो चुकी है, वो जो है उसको अवमुक्त भी की जा रही है। तो शासन और प्रशासन इसमें शीघ्र इसमें कार्य करवाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति प्रदेश में एक प्रदेश एक नियम की मांग को लेकर आगामी 21 जनवरी को एक विशाल बाइक रैली का आयोजन करने जा रहा है। बाइक रैली की जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन क्रांति विधि प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहित चौधरी को सौंपी गई है। रुड़की कृषि मंडी समिति कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने आरोप लगाया कि एक प्रदेश में 2 नियम नहीं चलेंगे, बल्कि एक प्रदेश में एक ही नियम लागू होना चाहिए, नहीं तो यूनियन बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। विकास सैनी ने आगे कहा कि रंग, जाति और समुदाय के आधार पर भेदभाव करना संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सरकार का फैसला मैदानी क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव दर्शाता है। मेन मुद्दा है एक प्रदेश एक नियम, और जब तक ये एक प्रदेश एक नियम लागू नहीं होगा तब तक भारतीय किसान यूनियन क्रांति संघर्ष करती रहेगी और आने वाले टाइम में इनका इस प्लेन में आना बंद कर दिया जाएगा। रास्ते दोनों बंद कर दिए जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन क्रांति जो है 2,000 3,000 आदमी लेकर दोनों बॉर्डर थमेगी और प्लेन में आना इनका बंद कर दिया जाएगा। कई बार विधानसभाएं और कलेक्ट्रेट भी, तहसील भी हम घेराव कर चुके हैं, पर सरकार की के कान खुलने का नाम नहीं ले रहे। तो आने वाली 21 जनवरी में किसान मजदूर युवा पुत्र आक्रोश रैली, जो यहाँ से सब्जी मंडी से हजारों की संख्या में बाइक मोटरसाइकिलें इकट्ठी होंगी और युवा पुत्र सब इकट्ठे होंगे और यहाँ से एसडीएम को ज्ञापन देंगे और पूरे उत्तराखंड में एक संदेश देने का काम करेंगे कि हरिद्वार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा और इसे किसी भी कीमत में भारतीय किसान यूनियन क्रांति बर्दाश्त नहीं करेगी। उत्तराखंड रोडवेज ने देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। पहले दिन दून से मुरादाबाद तक की 2 सवारियों ने यात्रा की। दून से अयोध्या का किराया 1,054 रुपये रखा गया है। सभी बस की मैनुअली बुकिंग कर सकते हैं। जल्द ही इस बस को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। यात्री घर बैठे भी बस का टिकट बुक कर सकेंगे। बता दें कि आईएसबीटी में विधिवत पूजा अर्चना के बाद इस बस को रवाना किया गया। वहीं दून से अयोध्या के लिए ये पहली सीधी बस सेवा शुरू की गई है। ये सुबह 11:30 बजे दून से चलेगी और अगले दिन सुबह 5:30 बजे अयोध्या पहुंचेगी। दून से अयोध्या का सफर कुल 1504 किलोमीटर का है। डोईवाला के विस्थापित क्षेत्र का सुनार गांव जाखन नदी और बड़कोट वन क्षेत्र के जंगलों से सटा हुआ है। इस गांव के लोग कई परेशानियों से घिरे रहते हैं। बरसात के सीजन में जाखन नदी में बाढ़ आ जाती है, तो वहीं जंगली जानवरों के आतंक के कारण गांव के लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ दी है, जिस कारण अब इनके खेत बंजर हो चुके हैं और बाजार में महंगा राशन और सब्जी खरीदने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीण शासन प्रशासन से मदद की मांग की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
सुरक्षा दीवार थी, ये बह गई थी और रात को 2-3 दिन बहुत पानी आया, बिजली चली गई। 3 दिन तक हमारे यहाँ बिजली नहीं आई, पानी नहीं आया और बड़े परेशान रहे हम। आज तक सुरक्षा दीवार नहीं लगी। फिर बरसात के टाइम अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं, काम धरातल पर कुछ नहीं हो पाता है, वैसे के वैसे रहते। जंगली जानवरों को 7 बजे बाद यहाँ बाहर नहीं निकल पाते हम। हमारी खेती बाड़ी आप देख लो, बंजर पड़ी हुई है, कर ही नहीं पाते हम, जानवर आ जाते हैं। तो हम चाहते हैं इसकी सुरक्षा दीवार ज़रा अच्छी बने कि जानवर अंदर ना घुसे, जिससे हम खेती बाड़ी कर सकें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने 7 जनवरी को भीमताल क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के मुताबिक हेमचंद जोशी ने पुलिस से शिकायत की थी कि उनके घर से करीब 12 तोला सोना चोरी हो गया है, जिसके आधार पर भीमताल पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपियों को जेवर के साथ गिरफ्तार किया है। चोरी हुई थी, जिसमें एक जो निवासी वहाँ के, उनके घर से 12 तोला सोना जो है चोरी हुआ था। इसमें भीमताल पुलिस की जो टीम है उसके द्वारा FIR पंजीकृत करते हुए तुरंत 12 घंटे के भीतर चोर है उसको पकड़ा, उससे कब्जे से पूरा 12 तोला सोना उसकी बरामद। इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार किया। केदार मंदिर समिति की बोर्ड बैठक अजेंद्र अजय की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में वर्ष 2024 में यात्रा को लेकर और उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान प्रधानमंत्री ने वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड को विकसित करने की बात कही थी, जिसके पालन में राज्य सरकार अब कई कदम उठा रही है। वहीं BKTC के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि BKTC के स्तर से ही उत्तराखंड के महत्वपूर्ण और पौराणिक मंदिरों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने अपने उद्बोधन में उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन की अपार संभावनाएं जताई थी। उस अनुरूप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो हमारे कई ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उनको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में जैसे ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है। ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकाल में बाबा केदार की पूजा वहीं पर संपादित होती है और उसको भी हम वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे प्रथम चरण के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। द्वितीय चरण के निर्माण कार्य भी शीघ्र ही हम प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा अन्य भी हमारे यहाँ पर कई धार्मिक स्थल हैं, जैसे जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर है, वहाँ पर भी पार्किंग इत्यादि जो अन्य सुविधाएं हैं, यात्री सुविधाएं हैं, उनको हम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। जोशीमठ नरसिंह मंदिर कैंपस में ही भगवान वासुदेव और अन्य भी कई मंदिर हैं, उनके विस्तारीकरण सौंदर्यीकरण के प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। डीएम चंपावत के निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद लक्ष्मण नाथ उर्फ बाबा अविनाशी के अनशन के 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें, बाबा अविनाशी ने पंचायत जिले के बाराकोट ब्लॉक के टडी गांव में सरकारी कार्यों में हुई धांधली व भ्रष्टाचार की जांच को लेकर अनशन किया था। बाबा अविनाशी ने 9 जनवरी से सचिवालय देहरादून में अनशन करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने बाबा अविनाशी को ग्राम सभा की योजनाओं की निष्पक्ष जांच कमेटी के द्वारा करवाने का आश्वासन दिया था। कल 9 जनवरी को आमरण अनशन में बैठने वाला था देहरादून। लंबे समय से सरकारी योजनाओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार शिकायतें दे चुका था, उसमें कोई जांच नहीं की गई। जिलाधिकारी चंपावत द्वारा मुझे यह आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के भीतर में तुम्हारी सारी जांचें की जाएंगी और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन के बाद संतुष्ट भी हूँ। 15 दिन का समय लिया गया है और 15 दिन के भीतर मेरी निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो मैं 16वें दिन मुख्यमंत्री आवास देहरादून में ही अपना आत्मदाह कर दूंगा, क्योंकि यह मेरा अंतिम वचन है। नाबालिग को बहला फुसलाकर घर से भगाने वाले 10,000 के इनामी को चमोली पुलिस ने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग को भगाने वाला आरोपी पेंटर का काम करता था, जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला है। कर्णप्रयाग सीओ अमित कुमार सैनी ने बताया कि थाना थराली क्षेत्र के ज्वेलर्स के घर में पेंटर का काम करने वाला शातिर उन्हीं की नाबालिग लड़की को भगा कर ले गया था। परिजनों ने जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। तहरीर आई थी जिसमें वादी द्वारा बताया गया था उसकी नाबालिग लड़की कहीं चली गई है, तो उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और
विवेचना के दौरान प्रकाश में आया था। उसके यहाँ मोहित नाम का लड़का जो पेंटर का काम करता था, बिजनौर का रहने वाला था, उसकी लड़की को लेके चला गया है। तो इसमें काफ़ी जगह दबिश दी गई थी, प्रयास किए गए थे, परंतु ये अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। तो इसमें लगातार फरार होने के कारण इस अभियुक्त के ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। तो अभियुक्त को लगातार प्रयास करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है कटवा जम्मू से और लड़की को बरामद कर लिया गया है और इसमें अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और बाकी अग्रिम विवेचना इसमें जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।